नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान हैं बसंत कुमार चौधरी। अगर परिचय एक शब्द में दिया जाए तो अधिवक्ता हैं, पटना हाई कोर्ट में राजनीति से जुड़े रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी के साथ तो कभी जन स्वराज के साथ। ये बिहार से हैं और कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि के सुधार में भी इनकी दिलचस्पी रही है और आज ये हमारे साथ हैं। इन्हें पता है कि अगला चुनाव पास है, इन्हें पता है कि डेमोक्रेसी एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जितने अवेलेबल है उसमें, हालांकि बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन और कोई है नहीं डेमोक्रेसी से बेहतर, और गवर्नमेंट से बेहतर कोई चीज नहीं होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में भी ये ज्यादा नहीं है। तो आने वाले चुनाव का महत्व इन्हें पता है, अपना परिचय और आने वाले चुनाव में बिहार के लिए ये क्या कर पाएंगे, कौन सा सुझाव दे पाएंगे, चौधरी जी खुद बताएंगे। बसंत जी। नमस्ते, मैं बसंत कुमार चौधरी पेशा से एक अधिवक्ता हूं। पटना हाई कोर्ट में पिछले 49 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूं और एक राजनीतिक सक्रिय कर्ता भी, और हमेशा बिहार के राजनीतिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं के बारे में सोचता समझता रहता हूं, उसका निदान खोजता रहता हूं। मेरा पहला सवाल, क्या आप सचमुच जानते हैं और मानते हैं कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है? निश्चित ही सभी मापदंडों पर, अगर डेवलपमेंट के सभी मापदंडों पर, सूचकांकों पर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय से लेकर कृषि उत्पादन, शिक्षा, रोजगार की उपलब्धता, सभी पैमानों पर बिहार सबसे पिछड़ा है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि करोड़ों लोग बिहार के बाहर जाके उपार्जन कर रहे हैं। मैं मानकर चलता हूं कि आप आशावादी हैं। निराशावादी होते तो मैं बात ही नहीं आगे करता। मैं खुद आशावादी हूँ, आशावादियों से ही मैं बात कर पाता हूँ। तो कोई ना कोई तरीका जरूर होगा कि बिहार को इस बॉटम से थोड़ा ऊपर किया जा सके। अच्छा तो होता टॉप में आ जाते, जैसा एक जमाने में था। जब बिहार बना था तो था एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से, नेहरू जी भी यहाँ से सलाह लेते थे कि भाई कैसे रन करे कंट्री को, जैसे बिहार रन किया जाता है। खैर पुरानी बात हो गई। अब तो जो हाल है देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले हॉस्पिटल में घुस के मर्डर किया गया, और आगे क्या बताऊं। तो क्या कारण आपको लगता है कि यहाँ एक के बाद एक चुनाव हमारे असफल होते रहे? टीम हर बार चुनी गई, काम कुछ नहीं हुआ, क्या कारण लगता है आपको? दरअसल यहाँ चुनाव होते ही हैं केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। चुनाव में जो प्रतिस्पर्धा होती है वह आलोचना की प्रतिस्पर्धा होती है, योजनाओं की प्रतिस्पर्धा नहीं होता है। कोई ठोस कार्यक्रम लेके कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आती है। वो एक दूसरे की शिकायत करते हैं। जो विरोधी हैं वो वर्तमान सरकार की शिकायत करते हैं, वर्तमान सरकार अपने विरोधियों की शिकायत करते हैं, और फ्री में कुछ बांट के जल्द से जल्द चुनाव जीत जाए, इसमें लगे रहते हैं। इसलिए दीर्घकालीन जो सुधार बिहार का हो सकता है, बिहार के आर्थिक स्थिति में जो सुधार लाया जा सकता है, बिहार के शिक्षा में, सामाजिक स्थिति में जो सुधार लाया जा सकता है, उस पर किसी राजनीतिक पार्टी का ध्यान ही नहीं है। पिछले 40-50 वर्षों से इस पर ध्यान गया ही नहीं है। कोई परिकल्पना ही नहीं है कि बिहार में बौद्धिक सुधार कैसे लाया जाए, बिहार के यूनिवर्सिटीज को कैसे सुधारा जाए, बिहार के स्कूलों में पढ़ाई अच्छी कैसे की जाए, बिहार में कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे की जाए, बिहार में रोजगार कैसे पैदा किया जाए। इस पर कोई सम्यक सोच किसी पार्टी ने कभी प्रस्तुत ही नहीं किया है पिछले 30-40 वर्षों में। आप खींचेगा, मुझे चश्मा लगाना पड़े, लाइट में चली करती है थोड़ा। जी, आपने कहा किसी पार्टी में, दैट इंक्लूड्स जन स्वराज। जब आपने कहा किसी पार्टी में, जन स्वराज तो ये पहली बार चुनाव लड़ रही है, इसलिए जन स्वराज का नाम मैंने जान के छोड़ा। आप शायद उससे थोड़ा जुड़े हुए मैं हैं। जुड़ा हुआ हूँ क्या जन पता स्वराज आप पर प्रेशर दें, आपको टिकट देकर खड़ा करा दें, आप एमएलए बनाए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी को बिहार के सुधार के लिए? निश्चित रूप से मैं प्रशांत जी को कुछ ठोस सुधार के लिए सुझाव देता रहा हूं और आगे भी दूंगा। वैसे भी मैं उनके मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन हूं। अरे वाह। मैं निश्चित रूप से उनसे कहने जा रहा हूं
कि बिहार में कोई भी सुधार का के कार्यान्वयन के लिए, उसको लागू करने के लिए पहले तो एक जनमुखी, जनता के हित में सोचने वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और उसके पावर को इस तरह रेगुलेट करना पड़ेगा कि वो काम एग्जीक्यूट करे, वो केवल अपनी भलाई में ना लगा रहे। इसलिए प्रशासनिक सुधार मेरा पहला कदम होगा। यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपके पास तो खाली उनका तबादला का रहेगा अधिकार, बाकी तो वो अपनी मर्जी से करते हैं जैसा उनको सिखाया जाता है। ऐसी ऐसी बात नहीं है, वो कानून से बंधे हुए हैं। और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको मैं पॉलिटिकल मैनेजर्स मानता हूं, उनका ये काम है देखना कि ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू द लॉज कैसे काम करती है। अगर नहीं करती है तो उसमें पॉलिटिकल मैनेजर्स और लेजिस्लेचर का दोष है, क्योंकि लेजिस्लेचर्स को इंटायर ब्यूरोक्रेसी को मॉनिटर करने का, उस पर सवाल उठाने का पावर मिला हुआ है। जो अगर वो ठीक से काम करें तो ब्यूरोक्रेसी कतई उसको कोई मौका नहीं मिलेगा कि वो कानून से हट के कोई काम करे। अगर जनस्वराज पार्टी जीतती है तो क्या स्पष्ट बहुमत से जीत पाएगी, बिना किसी जोड़ तोड़ के? उन्हें राजद, जदयू, इन सब से किसी से मदद नहीं लेनी पड़े, कोई बैसाखी नहीं चाहिए खड़े होने के लिए? जनसुराज का ये प्रयास है, पिछले 2 वर्षों से ये प्रयास चल रहा है, आज पिछले 9 महीनों से ये प्रयास है कि जनसुराज पूर्ण बहुमत लेके आए। चूंकि जो वो मिलीजुली सरकार होती है उसमें काम करने की आजादी नहीं होती है, बहुत सारे बंदिश हो जाते हैं। एक कड़ा इसके सवाल, जी। कड़ा सवाल, टिकट कितने में बिकता है आपके? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरे यहाँ टिकट की बिक्री नहीं होगी, और ना, ये पहला चुनाव है जो टिकट की बिक्री नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। हाँ, चुनाव करने में गुण दोष में कुछ गलतियां हो सकती। आप मैं स्पष्ट कहूंगा, मेरे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ होता तो मैं तो पुलिस में खड़ा होता है। लेकिन सुना कि बड़ी पार्टी 5 करोड़ मांगती है और छोटी पार्टियां 50 लाख, तो छोटी पार्टियां भी मांगती है, नई पार्टियां भी मांगती है 50। आप टिकट बिकने की परंपरा पूरे भारत में है, बिहार में बहुत एक्यूट है। यहाँ तो राज्यसभा की सीट बिकती आई है, ये सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं इस बात को। अगर बिकती है तो उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं कि राज्य कुछ कर पाएगा तरक्की? जो टिकट खरीदते हैं और टिकट खरीद के शुरुआत ही होती है भ्रष्टाचार से, हाँ, खरीद बिक्री से, ब्लैक मनी से, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। प्लीज लोगों को बता दीजिएगा, 17 करोड़ जनता को जितना बेवकूफ आप समझते हो उतनी बेवकूफ जनता नहीं। उनको सब पता होता है क्या रेट जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उनको सब पता है। प्रूफ भी किसी दिन ला देंगे। आजकल टेप रिकॉर्ड बहुत छोटे छोटे चलने लगे हैं सब जगह। लेकिन सामान्यतः हम लोग मान लेते हैं कि जनता बहुत समझदार है, जनता सब कुछ जानती है। जब आप एप्पल लोगों को चुन रहे हैं, अच्छे लोगों को चुन रहे हैं, तब पैसा क्यों लेते? और पैसा तो बहुत है आपके यहाँ, 100 करोड़ से ज्यादा। आज की राजनीति में धन जो है वो अनिवार्यता बन गई है, धन चाहिए ही होता है, और जो शीर्ष का नेतृत्व होता है उसको सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। ये हमारे प्रजातंत्र की बीमारी हो गई है, एक विसंगति हो गई है, जैसे इसलिए टिकट भी बेचा जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा अब तो टिकट, तत्काल टिकट लेना पड़ेगा, वो तो और महंगा होता है। तत्काल का टाइम आ गया है। जरा याद रखिएगा इस पॉडकास्ट को, इसकी कॉपी आपके पास भी जाएगी, बीच बीच में सुनते रहिएगा कि मैंने कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में क्या वादा किया। हाँ, जो होता आ रहा है जनता उम्मीद करती है कि वैसा होता रहेगा। अगर मैं कहीं से प्रूफ ला दूं कि भाई पैसे लिए गए हैं तो आप जरूर ये उजागर की जानी चाहिए। चलिए, दूसरा, आपकी पार्टी वोट काटेगी या किससे टक्कर लेगी? अगर वोट काटेगी तो किसका वोट? क्योंकि इससे पहले तो आप थे नहीं, सबको वोट मिल चुका है, उसी परसेंटेज में थोड़ा ऊपर नीचे होगा। आप तो नए एंट्री। जनसुराज एक नई पार्टी है, तो नई पार्टी को भी कुछ वोट तो जनसुराज के पास जिसका भी वोट आएगा, जो भी वोट आएगा, वो निश्चित रूप से पहले से किसी और पार्टी को मिल रहा होगा। तो निश्चित रूप से ऐसा हमेशा होता है। उसके आप वोट कटुआ माने जाएंगे, वो आपसे अगर बिल्कुल हम सीट नहीं जीतेंगे तब वोट कटुआ कहे जाएंगे, लेकिन अगर हम साइजेबल सीट जीतते हैं तब वोट कटुआ नहीं कहे जाएंगे। फिर वो तो कहेगा जिसके वोट आप काट गए, वो तो कहेगा। निश्चित ही प्रजातंत्र का मतलब ही यही। आप किसको टारगेट कर रहे हैं, किसका वोट आपके पास आएगा? MY कॉम्बिनेशन वाले राजद का, जिसके साथ प्रेसिडेंट थे पहले पीके, नीतीश जी का, जदयू का? क्योंकि जहां तक सवाल है भाजपा का, उसके तो बड़े फिक्स टाइप के वोटर हैं,
वो तो हिंदू राष्ट्र मांगने वाले लोग हैं वगैरह, उनके वोट तो ज्यादा छटकते नहीं है, उन्हीं के पास रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके वोट भी शायद ले लेंगे, थोड़ा काट लेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी खराबी है कि यहाँ जाति समीकरणों को वोट मिलता है। मिलता तो है, जाति समीकरणों को वोट तो मिलता क्या है। जाति तो खत्म हो जाएगा? एक मामले में मानिएगा आप इस बात को कि जनसुराज ने जो एक प्रयोग किया है, जो करने जा रही है, जी कि जितने जनसंख्या को 6 भाग में बांट के, जो जिस आधार पे रिजर्वेशन होता है और जिस आधार पर जातीय वोट मिलता है, उन सभी वर्गों को हम प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। जैसे महिला को 40 टिकट निश्चित कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय को 40 टिकट निश्चित कर रहे हैं। थोड़ा सा रुकूं, ये जो 6 भागों में अपने आरी लेकर काट दिया है हाँ, बिहार को, जब बात होती है बराबरी की तो महिला और पुरुष ये क्या हो गया? ये तो मेरे समझ में नहीं आती है बात। मानकर चलते हैं कि महिलाएं नीचे हैं, उनको ऊपर उठाना है। ये तो महिलाएं आजकल आईआईटी में ज्यादा आती हैं, हाईएस्ट नंबर लाती हैं, फौज ज्वाइन करती हैं। क्या काम है जो महिलाएं नहीं करती हैं? पूरे वर्ल्ड में महिला पायलट सबसे ज्यादा इंडिया में है, हर चीज में। आप फिर भी कहते हैं महिला, और मुखिया पति होकर के एहसान से घूमता वो रहता है। खराबी के बावजूद भी आप ये मानेंगे खत्म कि कीजिए बिहार में कुछ सिगमेंट्स है, बीमारी को आप हठात सर्जरी से खत्म नहीं कर दे सकते हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म मेडिसिन देना पड़ता है। 78 साल कम होता है। 78 साल में अगर होता रहता तब तो, अगर 78 साल में होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ रहता। 70 के तो आप भी हो रहे हैं, हाँ, 70 से ज्यादा हो गया। 70 के अगर एक तो आपने ही किया होता है काफी। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ रहता तो शायद जातीयता कम हो जाती। आप तो केजरीवाल जी के साथ थे, वही होलिस्टिक करा दिया होता। ऐसा आसान तो अगर होता तो वो पार्टी सक्सेसफुल होती, लेकिन असफल हुई, वही दिखलाती है। देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जितनी उम्र का हो गया हूँ, बहुत स्लो वाली जब बात होती है ना, मुझे बड़ी निराशा होती है। थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। तो स्पीड बढ़ाने के लिए ही वो उस समस्या को हम लोग खत्म करना चाहते हैं कि आगे कोई यह ना बोले कि एक पक्ष का बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व है, एक भाग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, कुछ जाति के लोग बहुत ज्यादा सांसद विधायक हैं। कोई एक एबल आदमी आपको मिल रहा है, वो इसलिए नहीं लिया जाएगा कि वो अमुक जाति का है, हम नहीं ले सकते हैं इतने लोग। नहीं, हमको रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी को व्यापक करना है। स्कूल है, अच्छा सा स्कूल है झारखंड में, वहां सीट खाली है, भरा नहीं जा रहा है 2 साल से, क्योंकि अमुक जाति का ही आएगा, लिखा हुआ है कागज में। ये एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये एक प्रॉब्लम है जो बहुत लंबी अवधि में स्टेगनेट हुआ। स्कूल से 4 लोग फेल कर गए, लेकिन वो सीट खाली है, वो भरा तभी जाएगा जब वो आएगा तैयार होकर। आज के हालात में आरक्षण जो लागू है उसको आप हठात खत्म नहीं कर सकते। हठात 78 नहीं, रिजर्वेशन तो 78 साल नहीं रहा। रिजर्वेशन तो है ही नहीं, संविधान में जो लिखा गया उसका दुरुपयोग करते रहे हैं। आप लॉयर हैं, 5 साल को एक्सटेंड करते जा रहे, पार्लियामेंट एक्सटेंड कर रही है ना। जब मोमेंट यू ओपन योर माउथ, आपके वोट खत्म। देखिए, इस बात का उत्तर सही रूप में वही दे सकते हैं जो पिछले 50 वर्षों से लगातार शासन में रहे। उसमें आप भी के वोट से आते रहे। नहीं, हमारे ऐसे लोगों को हूं मैं कि आप बिहार को रिप्रेजेंट वैसे आप कहते हैं कि बिहार सरकार आपकी है। आप अभी फिलहाल चौधरी नहीं है, आप बिहार है। मैं इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी बिहार हूँ। हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने किया और हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बिहार जिम्मेदार। लेकिन हम पूर्वजों की बात यहाँ नहीं है, हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना ही ऐसा है। इसी को बदलने के लिए आज हम तो जो ताना बाना 3000-4000 वर्षों में बना है, साल में तो बदलेंगे आप अगर प्रयास शुरू हो जाएगा। अगर प्रयास करेंगे जनाब, अगर जस्टिस दिया जाता है पीपल को, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट ठीक होता है, तो समाज में जातियां धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी, जो कि हो रही हैं। आज समाज में वर्ग का निर्माण शुरू हो गया है। तो आप तो जातियां कम अपने यहाँ लोगों को समझाइए कि भाई ये हमारे लोग हैं, हम टिकट देने जा रहे हैं 243 लोगों को, हजार हमारे। क्या आप ये नहीं मानते हैं कि सभी स्ट्रेटा को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए? क्या केवल कुछ चंद पढ़े लिखे जो जिनके पास संसाधन है, केवल उन्हीं को पार्लियामेंट और असेंबली में जाना चाहिए? आज बिहार में देख लीजिए, मैं तो कहता हूं कि जो पिछड़े हैं उनके ही
उसमें चलना चाहिए, उन्हीं का जो बेस्ट दिया जाए, भले ही वो नौवीं फेल हो। मैं तो ये कहता हूँ आप उसी को बनाइए। हाँ, नौवीं फेल या अब आप खुश हुए? नहीं बड़ा नहीं, बढ़िया न्याय कर दिया मैंने। नौवीं फेल या पीएचडी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे असेंबली में और पार्लियामेंट में बहुत सारे अब पीएचडी और ग्रेजुएट्स हैं जो नौवीं फेल से भी बदतर काम कर अब रहे हैं। आप अपवादों हाँ, पर बहस करना हाँ, चाहेंगे, तो एक्सेप्शन पर आप बहस नौवीं फेल को लाने का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं ये है। अपवाद है हाँ, कि पीएचडी भी बहुत सारे पीएचडी उसको मिला है, लेकिन फिर भी आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं भाई ग्रेजुएट आना चाहिए। मैं कह दूंगा ये ग्रेजुएट बेकार है, लेकिन आप ग्रेजुएट मानते हैं ना। उसके लिए आप तो आपको शिक्षा को ठीक कर संविधान बदलना पड़ेगा कि आप शिक्षा को एक अहर्ता बनाइए। संविधान संविधान तो अभी सबको चुनाव लड़ने की अनुमति दे रहा है, चाहे वो मैट्रिक फेल हो या निरक्षर ही क्यों ना हो, संविधान उसको ये अवसर दे रहा है। तो उसके लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा ना। संविधान बदलने की जरूरत होती है तो रात में चुपके से इमरजेंसी में प्रियम्बल को बदल देते हैं, नहीं बदलते हैं। उसके लिए तो इंदिरा गांधी ऐसा तानाशाह होना पड़ता है ना। तो आप भी बन जाइएगा। 100 बार से ज्यादा संविधान बदला जा चुका है। देखिए राजनीति बहुत, इंदिरा गांधी बन सकती है तो प्रशांत किशोर जी को भी तानाशाह बनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी बन जाएंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये भविष्य की बात है। भविष्य में कौन क्या हो जाएगा ये भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। तानाशाही की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा संविधान बदलना पड़े, 144 बार बदल चुका है, संविधान में क्या है, आए दिन बदलता रहता है। आप अगर संविधान को जनता की इच्छा मानते हैं जी, तो आपको जनता की इच्छा से ही संविधान बदल लेंगे ना। लेकिन आप अपनी इच्छा से संविधान नहीं बदल, उसके लिए इमरजेंसी ला के बदल देंगे नहीं, वैसे भी बदला गया। नेहरू जी ने जो पहला संविधान लाया था, फर्स्ट अमेंडमेंट, वो तो उस समय तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं था, प्रजातंत्र था, उसने लाया था। उसके बाद आज 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। आपकी पार्टी नई आ रही है, नया करना चाह रही है, निगाह के अंदर सब जगह एक्सरे लगा हुआ है, क्या हो रहा है दिखाई पड़ता है। ऐसा कुछ मत कहिए, मत करिए जो आप कह रहे हैं उसी के विरुद्ध हो जाए। वोट तो आप ले लेंगे और वोट लेने के बाद करेंगे वही जो आपकी मर्जी है, तो फिर हमें लगेगा कि ठगे गए। केजरीवाल जी जब वोट ले गए दिल्ली में, तो बाद में हमें लगा, जब शीश महल बना लोग देख के आए तो लगा ठगे गए। शायद जीत जाए आप, मैं अभी से कह रहा हूँ ठगिएगा मत, ये मैं अनुरोध कर रहा हूं। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर ये जनसुराज की सरकार बनती है तो यह अन्य सरकारों से अलग होगी और ठगने की बात तो होगी ही नहीं। मैं ये आश्वस्त नहीं कर सकता हूं, मेरी ये कोशिश होगी, क्योंकि मैं पूरे पार्टी का लीडर नहीं हूं। मैं एज ए वर्कर ऑफ जनसुराज, एज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल वर्किंग कमेटी, मेरा ये प्रयास होगा कि जो हम बोलते हैं वही करें। जी, इस कैमरे की मेमोरी बहुत अच्छी है, कार्ड तो इतना ही बड़ा है लेकिन मेमोरी बड़ी तगड़ी है। ये लाइन आपका शायद मैं बहुत बार दिखाऊंगा, अगर आप लीक से जरा भी हिले, जो आप कह रहे हैं। अगर पार्टी लीक से हटेगी, आप पार्टी नहीं, मैं आज घोषित कर देना चाहता हूं, आपकी बात, अगर मेरी पार्टी जी ने जो वादा किया है जी जनता से, उससे अगर अलग होगी तो मैं पहला व्यक्ति होगा जो पार्टी छोड़ दूंगा। अगर मैं लेजिस्लेचर रहूंगा तो लेजिस्लेचर का सीट छोड़ दूंगा, मैं सारा पद छोड़ दूंगा। आपकी इस बात से मैं बहुत खुश नहीं हुआ। आप कहेंगे कि मैं पार्टी में बना रहूंगा और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको निकाल बाहर करूंगा। मैंने कहा ना कि मेरा भरसक प्रयास होगा, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पार्टी में मेरी बात नहीं चलेगी। आपके जो जिनका नाम आपने बताया, जो आपके साथ आम आदमी पार्टी में थे, जैसे प्रोफेसर साहब का नाम आपने कहा, कवि जी का नाम बताया, प्रशांत जी का नाम बताया, प्रशांत भूषण जी, वो अगर छोड़ने की जगह हटाते किसी को तो वो पार्टी आज बुलंदी पर। लेकिन वो उनको हटा दिया गया ना, वो मजबूत नहीं थे पार्टी में। तो आप मजबूत रहिएगा, आपको कोई हटा ना पाए। अगर आप मेरी ये कोशिश रहेगी। अगर आप सही है तो कौन मैं मजबूत नहीं बनूंगा, लेकिन मैं जो वादा कर रहा हूँ उस वादा की मजबूती को, अगर आपकी बातों में दम है तो लोग आपके पीछे रहेंगे। जो आपसे अलग होने की कोशिश करेगा वो हटाया जाएगा, आप नहीं हटाए जाएंगे। खाली आप ये तय कीजिएगा कि आप बेईमानी करें, आप ईमानदारी से अपने, ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि मेरे तरफ से जनता को कोई शिकायत नहीं। तो आने वाले इस चुनाव में कुछ बेहतर हो सके
एक असेंबली आए जो चमकती हुई असेंबली आए, जिसको देख रहे लोग आए कि देखो इसको कहते हैं असेंबली, सारे चुनिंदे लोग चुने जाए। इसके लिए आप अभी क्या करें? इसके लिए तो पहले जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनका चयन करना पड़ेगा। ऐसे लोग आए जो पार्टी की नीतियों को, पार्टी के कार्यक्रम को लागू करने में विश्वास करते ही नहीं हो, बल्कि उसके विश्वास करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। जो आए वो 50 लाख तय करने नहीं आए, 50 लाख तय करने नहीं आए। ऐसे लोग, क्योंकि जिनकी जेब में 50 लाख नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ये गारंटी दे इसका सकता हूं। ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, बड़ा बुरा बिल्कुल। लगता है जब सुनते हैं कि रेट इतना महंगा जा रहा है कि वो बेचारे ईमानदार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो हमारे प्रजातंत्र की विसंगतियां हैं। एक बात, एक आदमी यही रो करके गया कि साहब क्या करेंगे, खड़ा होने का मन तो हमको भी था, लेकिन रेट बड़ा हाई जा रहा है, और जब तत्काल हो जाएगा टिकट तब तो और महंगा चला जाएगा। यही यही हमारे यहाँ। देखिए, टिकट उनको खरीदना पड़ता है जो राजनीति नहीं करते और राजनीति में बीच में आ जाना चाहते हैं। जिन लोगों को सचमुच सुधार में विश्वास है या सुधार करना चाहते हैं, उनको राजनीति में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अपना समय दें, अपनी बौद्धिक ताकत दें। आज जितने बुद्धिजीवी आते हैं वो चुनाव के समय में आते हैं, मान लीजिए, पहले से नहीं आते हैं। मान लीजिए आप चुन लिए गए, मान लीजिए आप ऊंचे पद पर मंत्री भी बन गए, पहले से सोचना है तो अच्छा ही सोचेंगे। कुछ काम उंगलियों पर गिनाइए जो आप वहां पहुंच कर करेंगे, जो अब तक नहीं हुआ है। आपका पावर, अगर मेरी पार्टी सरकार में आती है जी, तो मैं बिहार में सबसे पहला कदम उठाऊंगा प्रशासनिक सुधार का, और ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टैग्नेशन है, जो जंग लगा हुआ है प्रशासन में, उसको मैं दूर करूंगा। और उसके बाद तुरंत मैं पूरे बिहार में बहुत ईमानदारी और चुस्ती से सर्वे कराऊंगा, जो सर्वे 100 वर्षों से नहीं हुआ है। कौन से सर? लैंड सर्वे, जो अभी नीतीश कुमार शासन से जाने वक्त कर रहे हैं, वो मैं शुरू से कराऊंगा, क्योंकि बिहार इम्प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट के चलते स्टेगनेट कर रहा है। बिहार का लैंड मैनेजमेंट हुआ ही नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स हुआ ही नहीं है। एक सवाल पूछूं? जरूर। यहाँ जो सिस्टम है कि जमीन बाल बच्चों में बटेंगे बराबर में, 3 बेटे हैं तो 1/3 सबको मिलेगा, और 100 एकड़ जमीन 25 साल बाद बच्चों को, 50 साल बाद पोते को, और 75 साल बाद पर पोते को मिलेगा। 100 एकड़ जमीन या 100 बीघा जमीन घटकर 3 बीघा आ जाएगा अगर आप ईश्वर की कृपा से लंबा जी गए तो। ऐसे में तो उस छोटे से खेत में ट्रैक्टर तो दूर खुरपी भी नहीं हुआ। इस सिस्टम से बाद में तो कोई किसान किसानी पर निर्भर रह ही नहीं सकता, वो तो मजदूर हो जाएगा या पलायन करके चला जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा। उसका बाद खेती को कौन देखेगा? जो सिस्टम है, आपको लगता नहीं कि इसमें चेंज आना चाहिए? कि आप इसलिए ही मैं, कि खेत बाल बच्चों का जब नहीं भी होता, मैं खेत दे दीजिए सरकार को। लैंड रिफॉर्म्स की बात करता हूं तो उसके बहुत सारे आयाम हैं। तो कारपोरेट होगा, बहुत बहुत सारे, कॉर्पोरेट भी आएगा, मैं उसको भी लैंड दूंगा। अगर जो तो फिर सारी जमीन किसानों से खरीद लीजिए, सरकार की जमीन सब हो जाएगा। जरूरत नहीं है, तो फिर किसान को खेत तो जमीन बड़े-बड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे लैंड कंसोलिडेशन के, जो बंगाल में जैसे हो रहा है। थोड़ा सुनाइए, जनता भी सुन ले। लैंड कंसोलिडेशन का ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा कि जितने छोटे छोटे जोतदार हैं उनको लैंड को कंसोलिडेट करके एक एजेंसीज के द्वारा खेती कराने में ज्यादा फायदा उनको होगा। वो एज ए लेबर भी उसमें काम कर सकेंगे, और जो टोटल प्रोड्यूस आएगा उसके लाभ में भी उनको अंश मिलेगा। और इस काम को हम कॉर्पोरेट से भी करा सकते हैं, इस काम को हम कोऑपरेटिव से भी करा सकते हैं। बिहार में सबसे अच्छा होगा एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स डेवलप करना, और उस साइकोलॉजी को डेवलप करना कि जो छोटे छोटे जोतदार अपने जमीन को एक साथ मिला के खेती करें, उनमें उनको दोनों फायदा होगा। उस कोऑपरेटिव के वो मेंबर भी होंगे और कोऑपरेटिव के लेबर भी होंगे। ये बहुत आवश्यक है। एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड रिफॉर्म। यस। और कोई चीज, तीसरी चीज एजुकेशन, जरूरत है? एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से भी ज्यादा आवश्यकता है बिहार में। प्राइमरी एजुकेशन को इमीडिएटली के सुधार को इमीडिएटली टेकअप करने की आवश्यकता है। बच्चे तो मिड डे मील खाने जाते हैं। हम मिड डे मील खाएंगे, उनको हम मिड डे मील भी अच्छा देंगे, ज्यादा हाइजीनिक देंगे, और पढ़ाएंगे भी। लड़कियां साइकिल के लिए जाती हैं। नहीं, उससे फायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन फायदा भी हुआ है।
आज एक साइकिल कल्चर डेवलप किया है। टीचर वो होगा जो सिफारिश से पहुंचा है, जिसको खुद नहीं आता है वो टीचर पढ़ाएगा। अब तक उसमें सुधार करेंगे हम उनके क्वालिटी को सुधारेंगे, हम क्लाउड एजुकेशन शुरू करेंगे, हम सेंट्रली एक जगह से टेलीवाइज करके सब क्लास के बच्चों को पढ़ाएंगे। टीचर इस योग्य नहीं है कि उनको हर नहीं, ये काम हम कराएंगे बहुत योग्य टीचरों से, लेकिन जो टीचर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है उनसे कराने का बहुत काम है। उनसे हम करेक्शंस करा सकते हैं, उनसे बच्चों को डिसिप्लिन करा सकते हैं, उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं, उनको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग के शिक्षक सब अच्छे ही होते थे, उस समय भी ये गड़बड़ियां थी। हम लोग के समय में भी कोई सारे के सारे शिक्षक अच्छे होते थे, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन शिक्षकों को हम ट्रेन करेंगे, उनसे हम बहुत सारा काम ले सकते हैं, उनसे हम बच्चों का ड्रिल कराएंगे। कुछ और काम, चौथा, पांचवा, छठा जो सुधार आप करेंगे कुर्सी पर पहुंचने के बाद? एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, खेती से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, और हम बिहार में जो एग्री प्रोड्यूस है, खास करके वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अमूल टाइप का एक बड़ा कोऑपरेटिव डेवलप करेंगे, 1000-2000 करोड़ का, जो पूरे बिहार में आम, लीची, फ्रूट्स को खरीदे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य मिले। यहाँ का मजदूर काम करने के लिए पंजाब क्यों जाता है, अहमदाबाद क्यों जाता है? चूंकि जंग लगे हुए लोहे को काटने के लिए गुजरात क्यों? चूंकि उसको यहाँ मजदूरी कम मिलती है और वहाँ ज्यादा मजदूरी, और कोई कारण नहीं है। अगर वो मजदूरी यहाँ मिले, वहाँ खर्च भी हो जाता आने जाने का, नहीं तो भी वो बचा लेते हैं। हम लोगों का होम सेविंग का जो कल्चर है, अगर मद्रास में एक टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले किसी मजदूर को 1400 रुपया मिलता है, तो वो 400 रुपया में अपना जिंदगी चला लेता है। 1000 रुपया 30,000 बचा के चला है। यहाँ अगर आप दिहाड़ी बढ़ा देंगे, ज्यादा देंगे, तो घाटे में चली जाएगी दिहाड़ी। ऐसे खेती उद्योग सब घाटे में जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक हम कृषि को लाभकारी नहीं करेंगे। यहाँ के मजदूर को जब ज्यादा पैसा मिल जाता है तो गुटखा ज्यादा खाने लगता है। यहाँ के लोगों को जब आप पेंशन दे देते हैं, वृद्धा पेंशन और कौन कौन पेंशन देते हैं, वो पाउच ज्यादा खरीदता है शराब के लिए। शराब अवेलेबल है, नीतीश जी का लाख रोकने के बाद भी वो कहाँ छिपा के रखता है वो अलग बात है, लेकिन शराब की मात्रा बढ़ जाती है, गुटखा की मात्रा बढ़ जाती है ज्यादा पैसा देकर। ये और चीज, जब आप ज्यादा देंगे तो किससे लेंगे? वो गरीब जो टैक्स देता आ रहा है उसी से आप और टैक्स लेंगे। आप तो इलेक्शन से पहले होता है 2000, 2500। मैंने शुरू में ही फ्री बी पॉलिटिक्स का मैंने विरोध किया है। फ्री बी बंद होना चाहिए। तो फ्री बी बिल्कुल ये गैर असंवैधानिक है। संविधान में कंसोलिडेशन फंड से लेके सीधे वोटर को धन देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है और असंवैधानिक हो रहा है। जो टैक्स देता है उसी से और ज्यादा टैक्स लेते रहते हैं। इतनी सारी खराबियां जमा हो गई हैं कि उस सबको एक झाड़ू से एक बार में साफ नहीं किया जा सकता। झाड़ू स्टेप झाड़ू मत बोलिए, उससे बड़ी पुरानी नहीं, गंदगी तो झाड़ू से पुरानी पार्टी की झाड़ू पर आम आदमी पार्टी का मोनोपोली नहीं है। झाड़ू का इस्तेमाल हम लोग सब का। ये मेरा निष्पक्ष चैनल है, यहाँ झाड़ू की बात होगी तो लोग कहेंगे लो जी। नहीं, अब तो यहाँ तो मैं आम आदमी पार्टी में नहीं हूँ। झाड़ू का जी, डर लग गया। गंदगी तो झाड़ू से ही साफ किया जाता है ना। झाड़ू पर किसी का मोनोपोली तो है नहीं, लेकिन एक झाड़ू से झाड़ू को साफ करना पड़ता है जी। चलिए, और कोई बात जो बच गई हो जो आप कहें, एक तरह से आपका चुनावी प्रचार भी हो जाएगा, जो आप कहना चाहें। देखिए, हम बिहार का में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक अलग तरीके से होगा। वो एनआरआईज को बुला बुला के आप बिहार को इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर दे सकते हैं। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू डेवलप्ड एग्रीकल्चर से होगा, और हम सीधे लेबर के माइग्रेशन को भी रोकने के पक्षधर नहीं है। अगर किसी लेबर को केरल में 1400 रुपया मिल रहा है, तमिलनाडु में 1500 रुपया मिल रहा है, तो उसको बिहार में लाके हम अपने इकोनॉमी को क्यों खराब करें? वो रेमिटेंस भेजता है, उससे बिहार का मार्केट इनरिच हो रहा है। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि माइग्रेशन